होंगे व्यूअर्स। कुछ अहम खबरें और अपडेट्स लेकर इस वीलॉग में आपके सामने हाजिर हैं जनाब। ज़्यादातर खबरें जो हैं वो कोर्ट से हैं और कोर्ट से आज जो खबरें हैं वो आपके लिए हौसला अफजा भी हैं और उम्मीद अफजा भी। ये खबरें आपको बता रही हैं उसी खबर की तस्दीक के हवाले से जो मैंने आपको कुछ दिन पहले दी। और भी बहुत सारे लोग ये बात कर रहे थे कि अदलिया के अंदर एक बेचैनी इस वक्त मौजूद है और बहुत से जजेस इस वक्त यूं लगता है कि कहीं ना कहीं ज़मीर के बोझ तले आ गए हैं और बज़ाहिर ऐसा लगता है कि अदालती वक़ार को दोबारा उसकी साख को बहाल करने के लिए कुछ ऐसे फैसले करना चाहते हैं कि जिसकी वजह से कुछ ना कुछ उनके इदारे की बेहतरी हो, कुछ इज्जत उनकी बहाल हो। तो इस सारे तनाजुर में आपने कुछ दिन पहले भी मैंने इसके ऊपर बड़ी तफसीली बात की थी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ये दोनों वो कोर्ट्स हैं जहां ज़्यादातर आइनी और कानूनी मामलात इस वक्त जुड़े हुए हैं जो यानी कि अवाम की दिलचस्पी के भी हैं, अवाम के मफाद और नुकसान से भी जुड़े हुए हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की भी जो क़यादत है उनके साथ भी बहुत सारे मामलात इन्हीं दो अदालतों में जुड़े हुए नज़र आ रहे हैं। और इन्हीं दो अदालतों में ऐसा लग रहा है कि बाकायदा जजेस का एक ग्रुप है, दोनों जगह पर मौजूद है जो कि अपने चीफ्स के साथ थोड़े डिस्टेंस पे नज़र आ रहे हैं और अब आज़ादाना फैसला करना चाहते हैं। इसी का एक मजहर आज आपको मैं अभी 2-3 फैसले बता देती हूँ, आपको अंदाज़ा हो जाएगा। और इस पर यह नहीं है कि ये कोई फेवर है किसी का या कोई आउट ऑफ द वे जाकर कोई इस तरह की चीज़ दे रहा है। सबको मालूम है कि केसेस की हकीकत क्या है और बिल्कुल जो इंडिपेंडेंट आप कोर्ट रिपोर्टर्स हैं उनकी आप रिपोर्टिंग देख लें, जो आइनी और कानूनी माहिरीन हैं जो कि अपनी एक क्रेडिबिलिटी रखते हैं उनकी आप राय देख लें, तो वो खुद इस बात की गवाही देते नज़र आ रहे हैं कि बहुत से केसेस वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत से मुतल्लिक हों या उनके दीगर मामलात से मुतल्लिक, वो कितने बोगस हैं और कितनी ज़्यादती हुई है उनके साथ सरासर इन केसेस में। तो वक्त आ गया है कि इन ज़्यादतियों का इजाला किया जाए। अब उसमें कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस आपको ज़रूर नज़र आएगी अदलिया के अंदर। और आज इसी सिलसिले में मैं आपको बता दूं जनाब 2-3 बड़ी अहम खबरें हैं। एक तो मिलिट्री कोर्ट्स की जो जिसमें सिविलियन का ट्रायल करने के हवाले से अपील थी उसके ऊपर आज हियरिंग हुई है, बहुत इंपॉर्टेंट हियरिंग थी, वो उसकी तफसील आपको बताती हूँ। इस्लामाबाद में साइफर केस की आज हियरिंग हुई है, उसमें बहुत ही ऐसे रिमार्क्स हैं जो कि आप समझ लीजिए कि बहुत डिसाइडिंग किस्म के वो फैक्टर्स नज़र आ रहे हैं। और तीसरा आपको बताएं कि मुराद सईद और आजम सवाती साहब के हवाले से बड़ी खुशखबरी आज पीटीआई वालों के लिए। और ये 3-4 केसेस के हवाले से जहां बात होगी वहीं हम आपको फिर भी बताएंगे कि चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो आज भी किस तरह की जो है रिमार्क्स दे रहे हैं सहाफ़ियों से मुतालिक, तो इसके ऊपर भी बात करते हैं। और फिर एक आज बड़ा स्कैंडल सामने आया है एचएसएन कॉलेज का, इसकी तफसील आपको बताती हूँ। तो आज काफ़ी कुछ है जी वीलॉग में, आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। सबसे पहले बात का आगाज़ करेंगे जनाब, जो पीटीआई के लिए अच्छी खबरें हैं। आपको मालूम है कि आजम सवाती और मुराद सईद के कागजात नामजदगी सेनेट इलेक्शन के लिए मुस्तरद कर दिए गए थे और इस फैसले के खिलाफ इन दोनों की जानिब से अपीलें फाइल की गई थी और अब यहाँ पर ये फैसला उनके हक में आ चुका है। ये बड़ी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए खुशखबरी है और ख़ास तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सपोर्टर्स हैं उनके लिए एक साय ऑफ रिलीफ है, क्योंकि मुराद सईद वो शख्सियत है जिनको लोग समझते हैं कि इमरान खान के बाद अगर कोई उनका सियासी जानशी है तो वो मुराद सईद है। और मुराद सईद की जान को शदीद ख़तरात लाहक थे जिसकी वजह से वो कई महीनों से रूपोश हैं, मंजर आम पर नहीं आ सके और अब उन्हें सेनेट के टिकट जब दिए गए तो उसके बाद उनकी कागजात मंजूर नहीं हो सके थे। और सबको मालूम है कि ताकतवर हलकों को मुराद सईद कितना खटकते हैं और इसी वजह से वो सामने भी नहीं आ पा रहे थे। अब बहरहाल आज बड़ी ज़बरदस्त डेवलपमेंट हुई है पेशावर हाई कोर्ट से, जहाँ पर मुराद सईद के कागजात नामजदगी को मंजूर कर लिया गया है और अब वो सेनेट इलेक्शन के लिए अहल करार दे दिए गए हैं। केपी में यूं भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अक्सरियत है और मुराद सईद का जो सेनेटर मुंतखब होने का इम्कान है वो बहुत रोशन है। अगर ये हो जाता है तो जाहिर सी बात है मुराद सईद एक इलेक्टेड अगर मेंबर होते हैं सेनेट के तो उनको एक उसके हिसाब से सिक्योरिटी भी दी जाएगी, वो एक रिस्पॉन्सिबल मेंबर होंगे तो उन्हें सामने भी आना होगा, वो सामने भी आ सकेंगे और फिर काफ़ी इम्कान है कि अब उनको रूपोशी अपनी ख़त्म करनी होगी और अगर वो सामने आते हैं तो पीटीआई में एक नई जान पड़ जाएगी।
वो तमाम मामला जिनके ऊपर कन्फ्यूजन्स हैं, लीडरशिप सब समझते हैं कि इस वक्त सामने मौजूद नहीं है, तो उस हवाले से भी वो आकर चीज़ें देख सकते हैं। कोई एहतजाज करना है तो उसको लीड कर सकते हैं। अभी वो रूपोशी में है तो उन्होंने अपने तौर पर स्वात के अंदर से आज तहरीक का आगाज़ कर दिया हुआ है और मुख्तलिफ जो डिटेल्स हैं वो अपने फॉलोअर्स और सपोर्टर्स के साथ वो शेयर कर रहे हैं ऑलरेडी। और ये वो शख्सियत हैं जो कि जिनकी इमरान खान साहब से मोहब्बत और वाबस्तगी को कोई भी शक की निगाह से नहीं देख सकता। मुराद सईद के ऊपर बहुत सारी FIRs हैं और अब मैं ये भी देख रही थी कि कल से मुतालबा जोर पकड़ गया है कि जो FIRs उनकी खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में हैं उनको तो कम अज़ कम फ़ौरन खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत अब वापस ले ले। और आपको मालूम है कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत PTI की है, तो अब ये कोई इतने मसाइल नहीं है उनके लिए कि वहाँ पर मुराद सईद को कोई ज़्यादा मसाइल लाहक हों। अलबत्ता आज इस बात का इम्कान था कि वो पेशावर हाई कोर्ट में आ सकते हैं, अपीयर हो सकते हैं। तो ऑलरेडी हम देख रहे थे कि पुलिस की भारी नफरी वहाँ पहुँच चुकी थी, लेकिन ये कोई मैंडेटरी नहीं था, लाजिमी नहीं होता कि अगर कोई अपील कर रहा है कागजात की चैलेंज के हवाले से तो वो अपील में अपीयर भी हो। तो इसलिए वो पहुँचे नहीं फ़िलहाल तो, लेकिन अब इम्कान है कि उनको उनका जो रुपोशी है उसका ख़त्म होने का शायद वक्त आ चुका है। अब जी एक तो ये एक अच्छी पेशरफ्त है आज PTI के लिए। दूसरा, साइफर जो ट्रायल है उसके बारे में मारूफ सहाफ़ी साकिब बशीर साहब ने आज एक ट्वीट करते हुए बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन लिखी है और वो कहते हैं कि साइफर केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपनी आखिरी सांसें ले रहा है। जी हाँ, और जो इसकी पहली भी 1-2 हेयरिंग्स हुई हैं उसमें मैंने आपको डिटेल में बताया। सलमान सफदर साहब के बेहतरीन दलाइल, इमरान खान साहब के वकील जिन्होंने चीथड़े उड़ा दिए इस सारे केस के, और उसके बाद जजेस के रिमार्क्स उस वक्त भी बड़े हौसला अफजा थे PTI वालों के लिए। शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान साहब की ये अपीलें हैं और मेरा ख्याल है कि अब ये केस क्वैशमेंट की तरफ जा रहा है, क्योंकि जिस तरह के अब रिमार्क्स आ रहे हैं उससे तो ये लग रहा है कि ये केस कोई सिरे से बनता ही नहीं है। तो इस केस को ख़त्म करने के अलावा या इमरान खान साहब को इसमें से बाइज्जत बरी करने के अलावा फ़िलहाल ऐसा लग रहा है कि कोई और ऑप्शन जो है वो शायद ज़्यादा ये जो अदालत है उसके लिए ऑप्शन यही लेना पड़ेगा उन्हें, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। आज भी जब इस केस के ऊपर समाअत हो रही है तो सलमान सफदर साहब ने ये कहा, सलमान सफदर साहब का तो ऑलमोस्ट दलाइल मुकम्मल हो चुके थे, लेकिन उनसे कुछ सवालात थे जजेस के, वो कर रहे थे। और इसमें ये भी बात फिर अगेन पूछी गई कि भाई वो साइफर किधर है। सारा केस एक साइफर के इर्द गिर्द घूम रहा है और वो साइफर खुद डॉक्यूमेंट मौजूद ही नहीं है सामने, तो कैसे साबित किया जा सकता है कि उसको गलत इस्तेमाल किया गया, उसका मतन तोड़ मरोड़ के पेश किया गया या क्या, जब तक ओरिजिनल चीज़ जो है वो सामने नहीं होती। और यही वो एक बुनियादी फ्लॉ है इस केस में, जिसके ऊपर जो प्रोसिक्यूशन है उसका सारा केस उड़ के रह जाता है। तो इस पर आज आमिर फारूक साहब, चीफ जस्टिस साहब के भी जो रिमार्क्स थे वो भी इसी तरह के थे कि भाई ये एक कोई सिविल केस नहीं है, ये एक क्रिमिनल केस है, तो मफरूज़ों के ऊपर तो नहीं सज़ा दी जा सकती, आपको कोई ठोस उसके हवाले से शवाहिद पेश करने होंगे और फिर ही जो है आगे बढ़ा जा सकता है। और जो यहाँ पर सारा एक मफरूज़े के बुनियाद के ऊपर केस बनाया गया है उसमें जो सारा शकूक और शक का फ़ायदा है वो तो ज़ाहिर है मुल्ज़िम के ही हक़ में जाएगा। तो ये बहुत बड़े रिमार्क्स हैं जी, और बज़ाहिर लग रहा है कि अब इंशाल्लाह इस साइफर केस में से तो कुछ नहीं निकलने वाला, और ये अगर एक ज़्यादती है जो कि है यकीनी तौर पर इसको ख़त्म होना लाजिम है। अब जी मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से भी बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें हैं। मिलिट्री कोर्ट्स के ट्रायल में 2-3 अहम डेवलपमेंट्स हैं, वो मैं आपको बता दूं। एक तो जनाब आपको याद होगा कि जब इसके खिलाफ अपीलें दायर की गई थी तो उस वक्त निगरान हुकूमतें थीं, तो सब ने अपनी नौकरी के लिए, चाकरी के लिए, सबको अपने लॉर्ड्स को खुश करने के लिए फटाफट सब अपीलें लेकर आ गए थे और निगरान हुकूमतें थीं उस वक्त। तो अब पहले तो चीज़ ये हुई है कि चूंकि अब खैबर पख्तूनख्वा में खुद PTI की हुकूमत है तो ये ऑब्वियस था कि वो क्यों भला इस केस को परस्यू करेंगे, तो लिहाजा उन्होंने कोर्ट में ये बता दिया है कि जी हम इंटरेस्टेड नहीं है ये केस में आगे अपनी दरख्वास्त बढ़ाने में। तो इस पर फिर बेंच की तरफ से कहा गया कि जनाब आप अपनी दरख्वास्त रिटन तौर पर जमा करा दें। 6 रुकनी बेंच है जस्टिस समीनुद्दीन की सरबराही में, और इसके ऊपर भी अब एतराज़ उठाया गया। एक तो ये कि भाई ये केस जो है इसको लार्जर बेंच को सुनना चाहिए, कम अज़ कम 9 रुकनी बेंच हो जो इस केस को सुने। इसके साथ साथ ये भी एतराज़ जो है वो उठाया जा रहा था कि जो इसमें प्राइवेट वकील है वो क्यों स्टेट की नुमाइंदगी कर रहे हैं, तो ये भी एक उठाया गया एतराज़। ये भी एतराज़ उठाया गया कि जो लवाकिन और वरसा या फैमिली मेम्बर्स आए हुए थे उन तमाम मुतासरा अफराद के जो कि इस वक्त मिलिट्री कोर्ट्स की तहवील में हैं, उनको भी इस केस में सुनने की हेयरिंग के लिए इजाज़त होनी चाहिए। तो इसके ऊपर भी अदालत की तरफ से ये कहा गया कि जी ऑलरेडी कोर्ट रूम भरा हुआ है तो उन्हें कहाँ हम एडजस्ट करेंगे, लेकिन इसके ऊपर ज़ाहिर है कुछ बातचीत होकर मैकेनिज़्म तय किया जा सकता है।
तो ये 2-3 अहम चीज़ें हुई। अगर इसकी कार्रवाई के ऊपर बात करें तो आज ये बड़ा इम्पॉर्टेंट था कि इस केस के हवाले से तफसीलात तलब कर ली गई हैं और ये कहा गया है कि जितने भी ये लोग मिलिट्री कोर्ट्स में जिनके ट्रायल हो रहे हैं उनमें से कितने लोग बरी हुए हैं, उनके हवाले से जो डिटेल्स हैं वो अदालत में अगली जो समाअत है उसको पेश किए जाएं। 28 मार्च तक के लिए ये समाअत मुलतवी हुई है, बहुत ज़्यादा दिन नहीं है। आज 25 तारीख है, तो यानी 28 तारीख को दोबारा इसकी हेयरिंग होगी और ये डिटेल्स मांगी गई हैं। और बज़ाहिर इस केस में भी पीटीआई बड़ी होपफुल है कि उनका जो मामला है ये सारा सॉर्ट आउट होगा, मिलिट्री कोर्ट से बंदे बाहर निकाले जा सकेंगे जो कि इस वक्त वहाँ पर फंसे हुए हैं और इस केस में कोई बड़ा फैसला जो है वो अदालत दे सकेगी। तो एक तो जनाब ये भी इम्पॉर्टेंट, तो यानी आज कोर्ट से सारी तरफ से पीटीआई को कुछ ठंडी ठंडी हवाएं जो हमें आती हुई नजर आ रही हैं। अलबत्ता चीफ जस्टिस साहब ने एक जो केस था जिसमें सहाफ़ियों से मुतालिक उन्होंने पूछा हुआ था कि जी उनके खिलाफ जो कार्रवाइयाँ होती हैं, तो उससे मुतालिक उन्होंने असद तूर साहब का नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने ये ज़रूर कहा कि भाई एक सहाफ़ी पहले शामिल थे, दरख्वास्त दे रखी थी और अब आके अपनी मर्ज़ी से कह रहे हैं जी मैं दरख्वास्त वापस ले रहा हूँ। और अभी भी हालांकि उनके साथ कुछ ऐसे वाक़यात हुए हैं जिनको टीवी पर बैठ कर तो वो बड़े ज़ोर शोर से बता रहे हैं, लेकिन अदालत में दरख्वास्त वापस ले रहे हैं। तो ये बुनियादी तौर पर असद तूर साहब ने कल शहजाद इकबाल साहब के प्रोग्राम में पूरी अपनी जो कस्टडी में उनके साथ एक नारवा सलूक रखा गया उसकी पूरी रुदात सुनाई और बताया कि किस किस तरह से उन्हें मेंटली टॉर्चर किया गया, फिजिकली तो नहीं लेकिन मेंटली उन्हें कैद तन्हाई में रखा गया, बहुत गंदा और गलीज वॉशरूम इस्तेमाल करने पर मजबूर किया गया, उनको किसी से मुलाकात नहीं करने दी गई, कोई उनको सहूलियात या कोई सहूलियत तो चले दूर की बात है, कोई कॉपी किताब कुछ चीज़ जिससे वो अपना वक्त गुजार सकें, कोई उन्हें वो प्रोवाइड नहीं की जा रही थी और बहुत अजीब व गरीब माहौल में उन्हें जो है वो वहाँ पे भेज दिया गया। और पहली रात तो इवन उनको कोई चादर कंबल वगैरह भी नहीं दिया गया और उनका कहना था कि उन्हें बुखार भी हो गया था। और ये सारी जो सिचुएशन थी उन्होंने ये भी बताया कि इसके दौरान जो उनसे इन्वेस्टिगेशन थी वो असल जो चार्जेस लगे हुए थे उससे मुताल्लिक कहीं भी नहीं थी और ना ही सवाल पूछने वालों के पास कोई तैयारी थी, ना उन्हें पता था कि वो किस बात के ऊपर उन्हें गिरफ्तार करके ले आए हैं और क्या उनसे पूछना है। तो टोटल वो ब्लैक नजर आ रहे थे इस सारे मामले के ऊपर। बज़ाहिर असद तूर साहब का कहना है कि ताकतवरों के खिलाफ बोलने का उन्हें एक मैसेज दिया जा रहा है कि भाई तू बाज आ जा, और उनसे सोर्सेस पूछे जा रहे थे, लेकिन उन्होंने वो सोर्सेज तो खैर नहीं बताए। लेकिन ये सारी कहानी बताने का मकसद क्या हो सकता है, मुझे बज़ाहिर ये लगता है कि ये असद तूर साहब के साथ अगरचे उन्हें छोड़ना ही पड़ा और छोड़ना ही पड़ना था, लेकिन ये सारा कुछ करने का मकसद बज़ाहिर यही है कि एक के साथ ऐसे करो, वो जाके अब कहानी बताएगा तो बाकी सारे खुद ब खुद ही एक एक स्टेप पीछे हट जाएंगे और फिर खुलकर लाकानूनियत के ऊपर, गुंडागर्दी के ऊपर, बदमाशी के ऊपर बात नहीं होगी, जबर और फस्तायत के खिलाफ कोई आवाज़ नहीं उठाएगा। लेकिन इसका असर हमेशा उल्टा ही होता है। जब भी कोई ये ताकतवर सोचता है कि मैं ताकत से, अपने ज़ोर से, जुल्म से लोगों को डरा कर चुप करवा लूंगा और फिर उसके बाद कोई उठ के आवाज़ नहीं निकाल सकेगा, तो इससे उसके बजाय होता यह है कि पहले अगर कोई एक आवाज़ उठाने वाला होता है तो उसके बाद फिर 4 लोग आवाज़ उठाना शुरू कर देते हैं। तो इसका असर जो है वो हमेशा उल्टा ही होता है। तो बहरहाल अफसोस की बात यह कि चीफ जस्टिस साहब भी ये सब कुछ देख रहे हैं, लेकिन बजाय इसके कि वो एक बेगुनाह सहाफ़ी को रिलीफ देते या उसके ऊपर कोई अपना कोई ऑर्डर ऐसा करते कि जो बाकी सहाफ़ियों के लिए प्रोटेक्शन का बाइस बनता, उल्टा वो सहाफ़ियों को ही मुर्दे इल्ज़ाम ठहराते हुए नज़र आ रहे हैं और वो कह रहे हैं कि जनाब आपने टीवी पे बैठकर तो बात करना बड़ा आसान होती है। तो ये जी बहरहाल चीफ जस्टिस साहब का मामला, उनसे मुझे कोई ख़ास ज़्यादा उम्मीद भी नहीं। अब आ जाते हैं उस स्कैंडल की तरफ जिसका मैंने जिक्र किया। सूरत हाल कुछ यूँ है कि आहद चीमा साहब, जिनको आप सब बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, ये PMLN के करीबी पहले तो ब्यूरोक्रेट थे, अब तो तकरीबन उनके रहनुमाई बन चुके हैं और यानी एक सियासी लीडर के तौर पर ही सामने आ चुके हैं खुलकर। और आहद चीमा निगरान हुकूमत में भी वजीर थे और अब फिर वजारत लेने में कामयाब हो गए हैं इस हुकूमत में भी। तो ये वो टाइप के लोग होते हैं जो ऐसी खिदमत करते हैं कि हर जगह पे फिट हो जाते हैं। तो आहद चीमा जो कि मतलब है कि कितने कितने बड़े बड़े स्कैंडल्स जो PMLN के थे उनमें भी मुलविस रहे हैं, खुद भी ये गिरफ्तार रहे हैं और ये सब करने के बाद जब रिहा हुए हैं तो दोबारा ओहदों पे भी आ चुके हैं। लेकिन इस सारे मामले के बावजूद कि ये खुद कितने अमीर कबीर लोग हैं और करोड़ों के इनके एसासे हैं, अरबों की जायदादें, सब कुछ होता है इनके पास, फिर भी इनकी भूख देख लें, इनकी लालच देख लें, इनकी करप्शन का एक बुनियादी तौर पर जो एक वो होता है ना, यानी आपके अंदर एक
क्या अब आप कह सकते हैं कि आपके वो इंस्टिंक्ट में होता है कि आपने करप्शन करनी है, तो आपके पास जितना ज़्यादा भी हो फिर भी आप कोशिश करते हैं कि कहीं से और हम 4 पैसे अपने बचा ही लें तो अच्छा है। तो यही सूरत हाल है आज चीमा की। आज चीमा के बच्चे जो हैं वो जी एचिसन कॉलेज में पढ़ते हैं, लाहौर का मशहूर कॉलेज, और मतलब बहुत डिग्निफाइड एक इदारा। और एचिसन कॉलेज बहुत महंगा भी कॉलेज है, जाहिर है हर कोई तो उसमें बच्चे पढ़ाना अफोर्ड भी नहीं कर सकता, मेरे और आपके जैसा शख्स। लेकिन जी आहद चीमा साहब के बच्चे वहाँ पे पढ़ते हैं, और आहद चीमा साहब की तरफ से पूरी सियासी मुदाखलत किस तरह से करवाई जाती है कि उन्हें गवर्नर को उन्होंने कहा कि जी मेरे बच्चों की फीस माफ़ करवाई जाए। गवर्नर ने अपना असर रसूख इस्तेमाल करते हुए गवर्नर हाउस से एक लेटर जारी किया उनके प्रिंसिपल को एचिसन कॉलेज के, और कहा कि जी आहद चीमा के बच्चों की फीस माफ़ की जाए। इसके ऊपर ये 21 मार्च को उन्होंने लेटर जो था वो लिखा, और उसके बाद होता क्या है, होता ये है जनाब के आहद चीमा के बच्चे जो हैं उनके ऊपर उनकी फीस माफ़ करने के हवाले से दबाव डाला जाता है, और फिर आज के रोज़ प्रिंसिपल का एक रेजिग्नेशन सामने आ जाता है। एचिसन कॉलेज के प्रिंसिपल मुस्ताफ़ी हो गए, और उस इस्तीफे में उन्होंने ठीक साफ साफ लिखा हुआ है कि मैं अपने इदारे की इस तरह सियासी मुदाखलत के बाइस तबाही अपनी आंखों से नहीं देख सकता। और उन्होंने कहा कि जनाब मैं ना सिर्फ ये कि मुस्ताफ़ी हो रहा हूँ बल्कि मैं ये मुल्क भी छोड़कर जा रहा हूँ। तो यहाँ पर आपने लाकर रख दिया है हमारे मुल्क के हर इदारे को, PMLN की हुकूमत हो, और उसमें आप अंदाज़ा लगाएं कि तालीम दुश्मनी सबसे ज़्यादा होती है, और आप तालीमी इदारे, अच्छे नामवर तालीमी इदारे, उनको भी माफ़ नहीं करते कि उनको भी आप सियासत ज़दा करते हैं। और अब ये आप देखें कि कोई गरीब बच्चा नहीं है कि जो अफोर्ड नहीं कर सकता कि चलो भाई वैसे बच्चा बड़ा लायक है लेकिन जी अफोर्ड नहीं कर सकता तो जी आप थोड़े मिन्नत तरले करके फीस माफ़ करवा लें। कितने ओहदों पर रहे हैं ये, कितने करोड़ों के मालिक हैं, आराम से फीस अपनी बच्चे की अफोर्ड कर सकते हैं। लेकिन बेशर्मी नाम की कोई एक चीज़ होती है जो कि इन लोगों में शायद बदर्जा एतम मौजूद है, और यही वजह है कि इनको कहीं से थोड़ी बहुत भी अगर मिलेगी उसमें अपने इख्तियारात की वजह से कोई फेवर मिलती हो, कहीं कोई बचत होती हो, तो ये कहेंगे हम ले लें बस। और उसके लिए ये अपना सियासी असर रसूख इस हद तक इस्तेमाल करते हैं कि अगला प्रिंसिपल आजिज़ ही आ जाए। ये सूरत हाल है। ये एक कहने को छोटी मिसाल है, इतना बड़ा यानी कोई ये नहीं कि कोई अरबों रुपए का गबन है या कुछ है, लेकिन आप इससे इनकी मेंटालिटी का अंदाज़ा लगा लें। खुद मरियम नवाज जो हैं वो किस तरह इदारों को इन्फ्लुएंस करवाती रही हैं या करती रही हैं, वो आपके सामने है कि किस तरीके से इनकी एडमिशन के हवाले से यास्मीन राशिद साहिबा भी बताती होती हैं, और नासरा जावेद इकबाल साहिबा भी ऑन रिकॉर्ड हैं कि उन्होंने भी सारे बताई हुई है कि किस तरह से ये मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते थे, मेरिट पे नंबर नहीं थे, नवाज शरीफ साहब ने किस तरीके से इन्फ्लुएंस इस्तेमाल किया वगैरह वगैरह। तो ये सारी चीज़ें ऑन रिकॉर्ड हैं इस वक्त। यही हाल इनका आगे से जो इनके चमचे चाटते हैं उनका भी वही हाल है, वही मेंटालिटी है कि अपना जी वजीर है लिहाजा अपना असर रसूख इस्तेमाल करें और जी फीस माफ़ करवा लें। भाई क्यों माफ़ करवा लें? और फिर अगर आप ये देखें कि माफ़ करवा रहे हैं और आप उसके बाद अगर कोई उस पर रेजिस्टेंस शो कर रहा है तो उसको आपने कितना कजिज किया होगा कि बंदा खुद ही जो है वो इस्तीफ़ा देने पर मजबूर हो जाए। ऐसे लोग जो लोग इस तरह की छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर भी अगर आपको आपके इदारों को माफ़ नहीं कर रहे तो सोचें इतने बड़े ओहदों पे ये शख्स रहा है तो इसने कहाँ पे आपको चूना नहीं लगाया होगा, और हर जगह ये लोग फिर पहुंचे हुए होते हैं। तो इन जैसे लोगों की सिलेक्शन करने वालों पे भी फिर आप सोच लीजिए कि वो किस माइंडसेट के लोग हैं जिनको ये ऐसे लोग अजीज हैं। एवं नहीं पाकिस्तान की तबाही हुई, ये बड़ी मेहनत से तबाह किया गया इस मुल्क को। और प्रॉब्लम ये है कि टॉप से नीचे जब चीज़ें ख़राब होती हैं तो फिर नीचे उसका हमें एक असर नज़र आता है नीचे तक, जिसका फिर जितना हाथ पड़ता है वो कहता है मैं उतना ही इसको कर लूँ। कहने को दिखावे अंदाजे लगा लें आप इनके, मैं तनख्वाह नहीं लूँगा, अलीम खान तनख्वाह नहीं लूँगा लेकिन मैं 11,000 कनाल की ज़मीन हड़प कर जाऊँगा। उधर जरदारी साहब तनख्वाह नहीं लूँगा 2 लाख रुपया, लेकिन अपने सारे अरबों के जो अकाउंट्स थे और जिनमें मसले मसाइल चल रहे थे, जो केसेस थे, वो सारे इस्तिस्ना की नज़र हो गए। और यही हाल आपके बाकी तमाम वज़रा कैबिनेट का है जिसमें शहबाज शरीफ साहब खुद शामिल हैं। तनख्वाह नहीं लेंगे, टीटी स्कैंडल से सारे पैसे माफ़ करवा लिए, आज तक जवाब नहीं दे सके कि वो पैसे कहाँ से क्यों आए, किधर गए। यानी मेरे अकाउंट में अरबों रुपए आ जाते हैं, मुझे पता ही नहीं, और मेरे पास कोई जवाब नहीं है। ठीक है, और किसी को इस बात पे कोई परवाह भी नहीं है, अदालतें भी क्लियर कर देती हैं, चलो भी पैसे भी आपके हुए,
और खुदा हाफिज़। ये मजाक है इस मुल्क के साथ, ये तमाशा है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।